हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 101 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, कितनी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ये हमारा दिसंबर 2020 का पेपर है, जिसे आप देखकर लगा सकते हो कि ऐसा कुछ एग्जामिनेशन का ब्लूप्रिंट सा होगा आपका। तो हमारा पेपर कितने सेक्शन में डिवाइडेड है? 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, और टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा आठों के आठों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए ना, इतनी पिटाई लगेगी, कलाकारी नहीं करने की। ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ आपके पास ज्यादा पॉइंट है लिखने के लिए, ठीक है, वो 5 क्वेश्चन आपको लिख कर लेके आने हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ ज्यादा ही आता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, मेरे को तो पूरे 8 क्वेश्चन आते हैं, मैं तो पूरा 8 कर घर पे आगे कर लेना उन 3 क्वेश्चन को। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको 100 में से 160 मार्क्स नहीं मिल सकते हैं, 100 में से 100 के नीचे या फिर 100 ही मिल सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द नॉर्मेटिव अप्रोच टू द पॉलिटिकल थ्योरी। आपको नॉर्मेटिव अप्रोच डिस्कस करना है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी की नॉर्मेटिव अप्रोच क्या थी, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था नॉर्मेटिव अप्रोच एंड एम्पिरिकल अप्रोच। ठीक है, तो मैं दोनों को नहीं बताऊंगी, सिर्फ नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में बताऊंगी। ठीक है, नॉर्मेटिव अप्रोच जो कि फोकस करती है वैल्यूज के ऊपर। किसके ऊपर? वैल्यूज के ऊपर, मोरलिटी के ऊपर। ठीक है, ये बताती है क्या होना चाहिए। ठीक है, व्हाट ought बी एंड व्हाट शुड बी, क्या होना क्या चाहिए सोसाइटी के अंदर। ठीक है, जैसे कि जस्टिस के बारे में बात करेगी तो ये बोलेगी जस्टिस ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करोगे तो वो हो जाएगा, ये सब। ठीक है, एम्पिरिकल अप्रोच जो कि आपको सच्चाई दिखाती है, वो डिस्क्राइब करती है, फैक्ट वगैरह बेस्ड होती है, नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, तो इतना ही बताऊंगी, बस ज्यादा नहीं बताऊंगी। पहले ही बोला था एम्पिरिकल के बारे में, अगर पूरा ही जानना है तो आप देख सकते हो बीपीएससी 101 का फर्स्ट यूनिट का वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, तो क्या बोलता है? ये बोलता है कि नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, जो वैल्यूज के ऊपर फोकस करता है। बोलता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो हमारे बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं, बड़े बड़े जो थिंकर्स आते हैं, वो अपनी खुद की थिंकिंग बता के जाते हैं। ठीक है, वो अपनी खुद की थिंकिंग बता के जाते हैं। ठीक है, नॉर्मेटिव अप्रोच जहां पर आपको वैल्यूज, आइडियाज, इन सब का रिफ्लेक्शन दिखता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये ज्यादातर बेसिक होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये गुड है, ये बैड है, बस। ठीक है, अगर हम जस्टिस की बात करेंगे, ठीक है, तो नॉर्मेटिव अप्रोच वाले सिर्फ इतना बताएंगे कि जस्टिस ऐसा होना चाहिए, अगर आप ये करोगे तो वो हो जाएगा, जस्टिस ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके अंदर होंगी? नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर। ठीक है, कभी वो नॉलेज बेस्ड बातें नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपना खुद का ज्ञान बांट के जाएंगे। कौन वाले? नॉर्मेटिव वाले। ठीक है, नॉर्मेटिव अप्रोच को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई बोलता है इसको फिलोसफिकल थ्योरी है, कोई बोलता है एथिकल थ्योरी है। ठीक है, क्योंकि लोग इसके अंदर अपनी फिलोसफी बताते हैं, एथिक वैल्यूज के ऊपर इसका जो सर है वो ज्यादा झुका हुआ है। ठीक है, नॉर्मेटिव वाले क्या करते हैं? वो बेस होते हैं किसके? ये बेस होते हैं किसके ऊपर? वैल्यूज के ऊपर, मोरलिटीज के ऊपर। ठीक है, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते किसके ऊपर? रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, लॉजिक के ऊपर बिल्कुल इनसाइट रखते हैं, बिल्कुल अनदेखा करते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, और इसको क्रिटिसाइज कौन करते हैं? एम्पिरिकल वाले क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि नॉर्मेटिव वाले होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा किससे रिलेटिव होता है? वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, अगर जो धारणाएं बनी हुई है उन सबको ये फेवर करते हैं। ठीक है, ये एथिक नॉर्म्स जो सोसाइटी के अंदर रूल्स और रेगुलेशन है उन सबको ज्यादा फेवर करते हैं, कल्चर बेसिक ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये रियल बात तो करते नहीं है। ठीक है, रिसर्च, टैक्सिंग वगैरह कुछ होता नहीं है, सब अपना ज्ञान बांट के जाता है। ठीक है, जिसको जितना ज्ञान होगा वो बांट के चला जाएगा। ठीक है, ये आइडियोलॉजी बेसिक होता है। ठीक है, लोग अपनी फिलॉसफी बता रहे हैं तो अपनी आइडियोलॉजी बता के जा रहे हैं, आइडियोलॉजी कंटेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये ऑटोपियन नेचर होता है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जहां पर सिर्फ आपको इमेजिनरी बातें बताई जाती है, सब अपनी बड़ी बड़ी बातें करके चली जाएंगे, बस खत्म। ठीक है, कोई रियल सेंस का कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नॉर्मेटिव अप्रोच। ठीक है जी, आगे बात करते हैं व्हाट इज अ स्टेट। स्टेट क्या है, इस चीज को इलैबोरेट करो, तो ये सेकंड यूनिट के अंदर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जहां पर हमने पढ़ा था स्टेट क्या है। ठीक है, अब स्टेट कोई हम इसको सिंगल डेफिनेशन में नहीं डिफाइन कर सकते, स्टेट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज पॉलिटिक्स इन स्टेट, ये वाला चैप्टर सेकंड यूनिट है, इसके अंदर है ये टॉपिक। ठीक है, जिसमें बोला गया है कि स्टेट
इसको कोई हम सिंगल डेफिनेशन में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग फॉर्म ऑफ स्टेट कंट्री के मतलब वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब जब स्टेट ही अलग अलग है तो वो डेफिनेशन भी अलग अलग होगी, है ना। जब स्टेट एक जैसी नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि यही स्टेट है। लेकिन अगर हम बोले स्टेट क्या होता है, स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ग्रुप होता है जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकता है। अब वो कोई एनजीओ, कोई मार्केट वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, वो डिफाइन करता है स्टेट को। लेकिन अगर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से जाने तो स्टेट का कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। हम देखें ग्रीक सिटी स्टेट को, ठीक है, वो बहुत अलग थी किससे, मॉडर्न नेशन स्टेट से, ठीक है, जो डोमिनेट कर रही थी पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, ठीक है, जहां पर लोग मांग कर रहे थे कि देखो हमको मॉडर्न नेशन स्टेट चाहिए, ठीक है, वो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। लेकिन वो बहुत अलग थी किससे, ग्रीक सिटी स्टेट से। तो उन दोनों के लिए बहुत अलग हो जाता है स्टेट का कहना कि स्टेट ये है और वो है, ठीक है। अगर हम आज की बात करें तो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट जो कि ब्रिटेन के अंदर, वेस्टर्न यूरोप के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो बहुत अलग है हिटलर वाली ऑटोक्रेटिक वाली स्टेट से, ठीक है। वो बहुत अलग है क्योंकि वहां पर सिंगल एक डोमिनेंट ग्रुप, डोमिनेंट एक डिक्टेटरशिप का रूल होता है, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेटिक जो विल ऑफ द पीपल होता है, तो ये अलग हुआ। और हिटलर वाली से अलग है कौन, यूएसएसआर वाली, जहां पर सारा कंट्रोल किसके ऊपर होता है, गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने अलग अलग टाइप की स्टेट देखा, ठीक है। स्टेट को हम देखते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। किसमें देखते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर देखें तो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट है, वो क्या है, वो पार्लियामेंट्री बेसिस होती है, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की बात करती है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बात करती है, ठीक है। और वो बहुत अलग होती है किससे, वो बहुत अलग होती है किससे, ऑटोक्रेटिक रूल से, ठीक है, जहां पर सिर्फ एक डिक्टेटरशिप होता है, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट क्या हुआ, अलग हुआ, ठीक है, जहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, पार्लियामेंट होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लेकिन फैसिस्ट जो स्टेट होती है वो आपकी डिक्टेटरशिप वाली होती है। ये हुआ हमारा पॉलिटिकली कंट्रोल, हमने देखा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के थ्रू देखा। लेकिन अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखें इस चीज को, स्टेट को, तो कैपिटलिस्ट स्टेट वाले क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट स्टेट वाले कहते हैं पूरा रिसोर्सेज किसके हाथ में होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट सेक्टर सारी चीजों को कंट्रोल करके रखे, इंडिविजुअल का कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट स्टेट होती है वो बोलती है कि रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में होना चाहिए, स्टेट के लिए, ठीक है। तो हर किसी इंसान का अपना खुद का कहना है, हर एक ग्रुप का हर एक अपनी खुद की आइडियोलॉजी है, ठीक है, स्टेट को लेकर। तो जब स्टेट एक जैसा नहीं है तो हम डिफाइन नहीं कर सके। राल्फ मैलीपैंट का क्या व्यू है स्टेट को लेकर, तो वो डिफाइन करते हैं अपनी बुक के अंदर द स्टेट ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। वो बोलते हैं कि 6 चीजें जो एक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, ठीक है। पहला गवर्नमेंट, सेकंड सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, थर्ड मिलिट्री, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट एंड देन रिप्रेजेंटेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये बोलते हैं ये होगी स्टेट। अगर आपको लिखना है तो लिख लेना, वैसे इसको स्किप ही करने की कोशिश करना है क्योंकि इसमें स्टेट का व्यू पूछा है, इसका व्यू नहीं पूछा है, ठीक है। वेरियस फॉर्म ऑफ स्टेट, ये हम लिख सकते हैं कि अलग अलग फॉर्म ऑफ स्टेट होती है। अगर हम हिस्ट्री से देखें, ठीक है, हिस्ट्री से इवोल्यूशन होता है किसका, स्टेट का, तो आपको अलग अलग टाइप की स्टेट दिखेंगे। ट्राइबल स्टेट जहां पर पूरी जनजाति होती थी, ठीक है, सभी लोग पूरे कम्युनिटी रूल करके रखते थे, उनका एक कबीला हेड होता था जो कि पूरे उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन बनाता था, उनके बीच में दौड़ वगैरह जो भी कुछ होता था जिससे वो अपने हेड को चुनते थे, ठीक है। उनके लिए स्टेट अलग है। जो एम्पायर था, जब हमारे राज्य बने थे, वो स्टेट अलग थी। ग्रीक सिटी स्टेट अलग थी जहां पे बस डेमोक्रेसी का नाम के लिए डेमोक्रेसी थी, वुमेन्स को, फॉरगिन्स को, स्लेव्स को कोई राइट ही नहीं था, ठीक है, उनको वोटिंग राइट नहीं था। रोमन वर्ल्ड एम्पायर उनका अलग स्टेट था, ठीक है। फेडरल स्टेट वो अलग था जहां पर चर्च डोमिनेट करता था। मॉडर्न नेशन स्टेट वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आप देख रहे हो स्टेट ही अलग अलग है, ठीक है। तो क्या होता है, मॉडर्न नेशन स्टेट कब स्टैब्लिश होता है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद वो साइन जो होती है, उसके बाद मॉडर्न नेशन स्टेट होता है। इसके अंदर हम इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की बात करते हैं, डिपेंड होती है किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। मार्क्सिस्ट इसको जो लिबरल पर्सपेक्टिव है इसको क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि देखो आप क्या फ्रीडम लगा के रखते हो, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है तो पहले इनइक्वालिटी को खत्म करो। कोई गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो चीजों को। सोसाइटी क्लासलेस होनी चाहिए, कोई अपर क्लास लोअर क्लास नहीं होना चाहिए, स्टेटलेस होना चाहिए। तो इनका अलग है, तो अलग अलग फॉर्म ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। फेमिनिस्ट का क्या एंगल है, फेमिनिस्ट के 2 एंगल है सोसाइटी को देखकर। पहले हमारे लिबरल फेमिनिस्ट होते हैं, रेडिकल होता है। लिबरल क्या बोलते हैं कि देखो सोसाइटी भरी हुई है अनइक्वालिटी से, हमको क्या करना है, अनइक्वालिटी को कम करना है। अब
इनइक्वालिटी को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वुमेन की पार्लियामेंट के अंदर सीट को रिजर्व करना होगा, ठीक है, और उनके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम लेकर आने पड़ेगा जहां पर वुमेन को आगे पार्टिसिपेट किया जाए, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर सके। तो ऐसे आप इक्वालिटी लेकर आ सकते हो, ठीक है, वुमेन को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। रेडिकल वाले बोलते हैं अरे भाई पूरी सोसाइटी तो अनइक्वल ही है, ठीक है, हर एक चीजें अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, प्रथाएं चली आ रही है मेल डोमिनेशन की, पैट्रियार्की सोसाइटी है। वो बोलते हैं पहले इनको सबको खत्म करने का है, ठीक है, वो बोलते हैं कि सीधा हमको खत्म करना है, ठीक है, और क्या करना है, फिर इक्वालिटी लेकर आना है, ठीक है। तो ये सारे रेडिकल वाले बिल्कुल गर्म खून वाले होते हैं, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि देखो सबको खत्म करने का एंड देन फिर उसके बाद हमको फैमिलीज के आइडियाज को अपनाने का है, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है राइट अ नोट ऑफ द न्यू लिबरलिज्म। लिबरल वाले चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको 3 आइडियोलॉजीज बताई थी, सॉरी 3 फेजेस बताए थे, क्लासिकल, वेलफेयरिज्म एंड देन न्यू लिबरलिज्म, ठीक है। तो ये हम खाली न्यू लिबरलिज्म को ही समझेंगे। न्यू लिबरलिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म का ही कुछ मॉडिफिकेशन करके न्यू लिबरलिज्म को लेकर आया जाता है। क्लासिकल लिबरलिज्म जो कि इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात करता है, बोलता है ये बेसिक था कि इसके लेजिस फेयर के, ठीक है, बोलता है कि पूरा कंट्रोल किसका होना चाहिए, इंडिविजुअल का होना चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए, गवर्नमेंट बिल्कुल भी कंट्रोल ना रखे। ये किसका था, क्लासिकल लिबरलिज्म का। तो क्लासिकल लिबरलिज्म को कुछ मॉडिफाई करके उसी को हम न्यू लिबरलिज्म बोल रहे हैं, ठीक है, उसी को क्या बोल रहे हैं, न्यू लिबरलिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्रिटिसाइज करता है वेलफेयर स्टेट को, ठीक है, कि गवर्नमेंट को भाई कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर ना ही करे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, वो कुछ भी कंट्रोल ना करके रखे, वो इंटरफेयर ही ना करे, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक, मिलेटॉन, ये क्या करते हैं, इस चीज को फेवर करते हैं, बड़े बड़े सपोर्टर है किसके, न्यू लिबरलिज्म के। इन दोनों के नाम याद रखना है, मिल्टन से मिल्टन बोतल और रॉबर्ट से रॉबर्ट, ठीक है, मिल्टन रॉबर्ट वाली, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। न्यू लिबरलिज्म वाले 2 सपोर्टर के नाम याद हो जाएगा। न्यू लिबरलिज्म जो कि फुल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, इंडिविजुअल को पूरा फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। न्यू लिबरलिज्म इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, कि वो फ्री होना चाहिए, वो पूरा लिबरेट होना चाहिए। ट्रू प्रोग्रेस उसको जब मिलेगी जब हर एक इंसान क्या होगा, फ्री होगा, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगा के रखे किसके अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। वही एक ट्रू प्रोसेस होगा जहां पर फ्री कंपटीशन होगा सोसाइटी के अंदर, मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये प्रमोट करते हैं लेजिस फेयर इकोनॉमिक को, मतलब गवर्नमेंट तो भाई बिल्कुल भी कोई रूल्स और रेगुलेशन ना ही बनाए, ठीक है। ये प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल ही ना रखे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, सोशल वेलफेयर के लिए सभी को क्या हो, फ्रीडम हो, ट्रेड करने का, कैपिटल के ऊपर पूरा क्या हो, फ्रीडम हो। न्यू लिबरलिज्म थोड़ा सा अलग है किससे, मॉडर्न लिबरलिज्म से, लेकिन दोनों की जड़ किससे, क्लासिकल लिबरलिज्म से है, ठीक है। दोनों निकले तो किससे है, एक ही पेड़ के 2 फ्रूट है, ठीक है, तो वो किससे निकले, उनकी जड़ क्या है, क्लासिकल लिबरलिज्म, जो कि 19वीं सेंचुरी में भर भर के फैली थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी। गवर्नमेंट क्या ना करे कि बहुत कम कंट्रोल कर रही है, पूरा प्राइवेट सेक्टर के अंदर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, एडम स्मिथ जो कि इकोनॉमिक्स से काफी जाने माने, वो आर्ग्यू करते हैं कि मार्केट क्या होना चाहिए, मार्केट ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, ना एक इंडिविजुअल के हाथ में होनी चाहिए। गवर्नमेंट एक ऐसे इंसान के हाथ में होनी चाहिए, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होना चाहिए जिसको किसी को पता ही ना हो, ठीक है, इनविजिबल हैंड होने चाहिए, ठीक है, नहीं पता होना चाहिए कौन कंट्रोल कर रहा है मार्केट को, ठीक है, और गवर्नमेंट कम इंटरफेयर करे। कौन बोलते हैं, एडम स्मिथ बोलते हैं। आगे क्या है, आगे फोकस करते हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर, और इसके साथ साथ ये पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज, डिसीज, डिस्क्रिमिनेशन, इन सबको खत्म करने की बात करते हैं। कौन, मॉडर्न ट्रेडिशन वाले, हमारे जो न्यू लिबरलिज्म वाले हैं, ठीक है। और इंडिया का अगर हम पर्सपेक्टिव देखें लिबरलिज्म से, तो हमने भी 1991 के अंदर जो लिबरलिज्म है उसको अपनाया था। हमने भी कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था, प्राइवेट सेक्टर को किसके अंदर इंटरफेयर किया था, एंटर किया था अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है, कि हमने बाहर से ट्रेड करने वगैरह ये सब स्टार्ट किया था, ठीक है, पहले नहीं था, लेकिन हम इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आते हैं 1991 के अंदर। राजीव गांधी, ठीक है। तो भाई इतना अच्छा है, इंडिविजुअल की बात कर रहा है, इक्वालिटी, इन सबको खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेशन क्या है, ऐसा क्या है, नेगेटिविटी क्या है इसके अंदर, ठीक है, नेगेटिव क्या है इसका व्यू। तो मार्क्सिस्ट को काफी क्रिटिसाइज करते हैं, वो लिबरल आइडियाज को बहुत क्रिटिसाइज बोलते हैं। देखो क्या है कि ये बात कर रहे हैं कि सभी को राइट है, वो है, सोसाइटी तो इनइक्वालिटी से बनी हुई है, क्या फ्रीडम जब लोग ही इक्वल नहीं है, ठीक है, तुम फ्री कर रहे हो, सबको फ्री कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन जो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको क्या फ्रीडम मिलेगी, पहले उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो करो चीजों को, ठीक है, फिर करो, फिर दो राइट, ठीक है। वो बोलते हैं सोसाइटी तो इनइक्वल है, कुछ ही लोगों के हाथ में पावर है, तो वही उनका कंपटीशन बड़े बड़े लोगों का रहेगा, छोटे बेचारे उधर ही चले जाएंगे, ठीक है।
तो मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, लिबरल आइडियाज को खत्म करने की बातें करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ज्यादा। फेमिनिस्ट बोलते हैं देखो भाई सोसाइटी है डोमिनेट किससे, मेल डोमिनेंस, पूरे नॉर्म्स वगैरह किसके ऊपर बेस है, मेल्स के ऊपर। वुमेन को तो कोई देखता ही नहीं है, उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, ठीक है। तो पहले तुम इनइक्वालिटी को खत्म करो, ठीक है। वो बोलते हैं पहले इनइक्वालिटीज को खत्म करो, फिर उसके बाद फ्रीडम लेकर आओ, ठीक है। 21 सेंचुरी में काफी लिबरलिज्म की वजह से जो टेस्टिंग हुई थी उसकी वजह से काफी कुछ हमको इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ा, ठीक है। यूरो क्राइसिस आया था 2009 के अंदर, ठीक है। पूरे ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007 के अंदर, ठीक है। तो काफी स्कॉलर्स बोलते हैं कि देखो क्या है जो न्यू लिबरलिज्म मार्केट इकोनॉमी है, इसकी वजह से आपको कभी भी टैंक ऑफ वॉर नहीं दिखेगा, क्या आप कभी फेस नहीं करोगे टैंक ऑफ वॉर, मतलब कि कभी आप हथियारों से बंदूकबाजियों से नहीं लड़ोगे, ठीक है। लेकिन आपको फेस करना पड़ जाता है बैंक ऑफ वेयर, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, जैसे पिछले साल श्रीलंका में आया था, ठीक है। तो आपको जो फाइनेंशियली क्राइसिस है वो दिख सकता है, वॉर ऑफ टैंक नहीं दिख सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है हमारा, क्वेश्चन 4 इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन 4 है कि हाँ जी, क्वेश्चन 4 है एग्जामिन द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द फ्रीडम। मार्क्सिस्ट के बारे में देखो, पहले आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मार्क्सिस्ट के बारे में बताना होगा, मार्क्सिस्ट क्या है, फिर उनका फ्रीडम के ऊपर क्या कहना है ये बोलना है, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट क्या है हमारे, मार्क्सिस्ट को मेनली बोला जाता है कार्ल मार्क्स के आइडियाज को जनरेट किया जाता है कि जनरली यही है क्या कार्ल मार्क्स, ठीक है। सॉरी मार्क्सिज्म क्या है, कार्ल मार्क्स के आइडियाज को, लेकिन ये फुली ट्रू नहीं है, ठीक है। हम पूरा ट्रू नहीं बोल सकते, यही है। कुछ हमारे मार्क्स के साथ एंजल्स हो गए, कुछ उसके सपोर्टर हो गए, उन सभी को मिलकर हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट, ठीक है। इन सभी के आइडियाज को मिलाकर हम मार्क्सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्रीडोमिनेट किसके आइडियाज थे, कार्ल मार्क्स के, ठीक है। इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, ये बोलता है कि डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म की बात करते हैं। डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म मतलब कि ये बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रोग्रेस करना होगा ना, दो थीसिस एंटीथीसिस एंटीथीसिस, ठीक है। मतलब जो बेकार होगा, जो फॉल्स होगा वो हमेशा घटता जाएगा, ठीक है, लेकिन जो ट्रू होगा वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म ये इनके मेथड होता है, क्या होता है, मेथड होता है हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, हाँ सॉरी डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म एक मेथड है, ठीक है, जिससे इंटरप्रेट करते हैं किसको, हिस्ट्री को, ठीक है। तो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म ये था, ठीक है। और हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म जहां पर ये पूरी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है, कि मटेरियल कौन ऑन करके रखता है, तो वहां पर वो देखते हैं कि पूरी सोसाइटी किससे भरी हुई है, क्लास से भरी हुई है, ठीक है। फिटवल वाली सोसाइटी के अंदर चले जाओ तो फिटवल लॉर्ड्स के ऊपर ज्यादा कुछ था, ठीक है। स्लेवरी के अंदर चले जाओ तो वहां पर बड़े बड़े जो ऑनर्स थे उनके पास सब कुछ था, ठीक है। पेशेंट बेचारे अपने गरीब थे, ठीक है। और आप चले जाओ कौन सी सोसाइटी में, फिर उसके बाद आप चले जाओ इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी के अंदर, वहां पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हीं के पास सब कुछ था, वर्किंग क्लास के पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने बोला पूरी सोसाइटी क्या हुई है, अनइक्वल है, हैव और हैव्स नॉट में भरी हुई है। थ्योरी ऑफ सरप्लस दिया था इन्होंने कि कैसे एक वर्कर थ्योरी ऑफ सरप्लस जनरेट करता है, ठीक है। कैसे वो मतलब वो काम कर रहा है 25,000 का, लेकिन उसको तिहाड़ी कितनी मिलती है, 15,000 मिलती है, ठीक है। तो बचे हुए रुपए कहाँ पर जाते हैं, 10,000 कहाँ पर गए, बड़े बड़े प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। वो जो सरप्लस है वो कमाया तो किसने, वर्कर ने, लेकिन उसका प्रॉफिट कौन ले गई, कंपनीज ले गई, ठीक है। क्लास स्ट्रगल, उन्होंने बोला हमेशा स्ट्रगल रहा है किसको लेकर, इक्वलिटी को लेकर, ठीक है। स्ट्रगल रहा है फिडवल लॉर्ड्स को लेकर, ठीक है, जो छोटे छोटे हमारे पीसेंट थे उनको लेकर, इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर, वर्कर्स को लेकर, ठीक है। और इन सबको खत्म करने के लिए रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। स्ट्रगल, आप कब तक मतभेद करते रहोगे, ठीक है, कब तक उस चीज के लिए स्ट्रगल करते हो। रेवोल्यूशन लेकर आने, क्रांति लेकर आने, चीजों को खत्म करना है। डिक्टेटरशिप, प्रोलेटरेट, फिर उसके बाद आपने ये सारी चीजें रेवोल्यूशन के थ्रू क्या करना है, फिर उसके बाद जो डिक्टेटरशिप होगी वो प्रोलेटरेट की होगी। प्रोलेटरेट यहाँ पे वर्किंग क्लास को बोलते हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, जिनको हमेशा से दबाया जा रहा है, ठीक है। फिर कम्युनिज्म पूरा कंट्रोल कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, जो क्लास होगी वो क्लासलेस और स्टेटलेस होगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल थे किसके, मार्क्स के। तो इनकी थ्योरी क्या है फ्रीडम को लेकर, ये बोलते हैं कि देखो भाई क्या है, ये ह्यूमन फ्रीडम की बात करते हैं। इनकी जो फिलॉसफी है वो ह्यूमन फ्रीडम को लेकर है। वो बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि मैटेरियल मिल जाए तो उसी से एक इंसान की ह्यूमन नीड पूरी हो जाती है, ठीक है। एक इंसानियत नाम की भी चीज होती है, ठीक है। वो कोई फ्रीडम नहीं है जहां पर आप एलिनेट होते जा रहे हो, लोगों से दूर होते जा रहे हैं। वो कोई फ्रीडम, एक इंसान बोल रहा है कि देखो मैं तो फ्री हूं, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास तो पूरी फ्रीडम। तुम दिन भर पूरे 9-9 घंटे 10-10 घंटे अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो कैसा फ्रीडम, जहां पर आपको एक दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती है, वो कोई फ्रीडम नहीं होगा। धीरे धीरे तुम एनवायरमेंट से एलिनेट होते जा रहे हो, ठीक है। तो बोलते हैं ये कोई फ्रीडम नहीं हुई, ठीक है। मैटेरियलिस्ट से ही सारी चीजें, एक ह्यूमन की नीड नहीं होती है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, वो अपोज करते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, जहां पर वर्किंग क्लास को क्या करा जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है एक प्रॉफिट के नाम पर, ठीक है। तो बोलते हैं वो कोई फ्रीडम नहीं होती, ठीक है।
तो बोलते हैं नेचर होता है फ्रीडम, जहां पर आपको नेचर से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, अगर वहां पर नेचर एग्जिस्ट करता है, नेचर ऑफ लॉ है, ठीक है, हर एक किसी इंसान को बोलने का वो है, वो पूरा फ्री है, ठीक है, जो करना चाहता है, इक्वल है सोसाइटी, तो वही क्या होगा, वही होगा फ्रीडम, ठीक है। तो इन्होंने उसी को फ्रीडम बोला है। वो साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं इस चीज को चेंज करने का, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को खत्म करना है, तभी फ्रीडम मिलेगा। अरे बाबा, ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। 5th क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं, जिसमें पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करिए, कंजर्वेशन की बात करी है, एंड देन उसके बाद पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म के बारे में बात किया, और इकोलॉजिकल फेमिनिज्म के बारे में बात करी है, ठीक है। कंजर्वेटिव कौन होते हैं, पहले मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आपको सीधे पॉलिटिकल कंजर्वेटिव के बारे में नहीं लिखना है। तो पहले आपको कंजर्वेटिव के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है कि कंजर्वेटिव कौन होते हैं, जो चीजों को कंजर्व करने की बात करते हैं, या अपनी हिस्ट्री को, अपने ट्रेडिशन को कंजर्व करने की बात करते हैं, प्रिजर्व करने की बात करते हैं। इनको चेंजेस नहीं पसंद, बोलते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो धारणाएं बनी हुई है, जो लॉ बना हुआ है, उसको बने रहने दो। बहुत एक्सपीरियंस है वो, हमारे बुजुर्ग जो होता है वो उस चीज को बनाते हुए, वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए, वो आज नहीं है। बोलते हैं ह्यूमन इम्परफेक्ट है, उसको नहीं पता कि वो कर रहा है, उसके एक्शन में उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है, ठीक है। तो बोलते हैं कि चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको लिखना है पॉलिटिकल कंजर्वेटिव क्या है। ये क्या बोलते हैं देखो, अगर गवर्नमेंट आती है, ठीक है, पॉलिटिकल कंजर्वेटिव क्या बोलते हैं देखिए पहले तो कोई चेंजेस नहीं आने का, ठीक है। अगर गवर्नमेंट आती है तो वो कोई चेंजेस ना करे, ठीक है। पैटर्न कैसा होना चाहिए, मोरालिटी बेसिस होना चाहिए, ठीक है। वो कोई रिफॉर्म्स ना लेकर आए, ठीक है। वो अपोज करते हैं किसको, जो रिफॉर्म लेकर आती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट चेंजेस लेकर आती है सोसाइटी में, ठीक है। वो बोलते हैं कोई स्कीम वगैरह नहीं लेके आने का, कोई पॉलिसी वगैरह प्लान वगैरह नहीं लेके आने का, सोसाइटी जैसे चलने दो भाई, ठीक है। वो बोलते हैं नहीं करने का कुछ भी, ठीक है, जो चला आ रहा है वो चला, पास्ट को प्रिजर्व करना है, ठीक है। वो बोलते हैं एक साइन है, किसका, एक मैन का जो साइन होता है ना, वो पास्ट होता है, ठीक है। तो पास्ट को रखने का है, ठीक है। वो बोलते हैं पास्ट को रखो, ठीक है। कंजर्वेटिव रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, एंड देन ट्रेडिशनलिस्ट रेडिकल ऑफ द प्रिजर्व। हाँ, वो बोलते हैं कंजर्वेटिव बहुत रिवॉल्यूशनरी होते हैं, मतलब अगर आप चेंज की बात करोगे ना उनके सामने कि देखो आपको ये चेंज करना है, हमको ये ट्रेडिशन नहीं पसंद, तो हमको चेंज करने का है, हमको ये रूल वगैरह नहीं पसंद करने का, तो वो भाई बहुत गर्म खून वाले होते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं देखो हमको अपना ट्रेडिशन बचाने का है और इसको प्रिजर्व करने का है। रेडिकल होते हैं अगर आप चेंज करने की बात करोगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंजर्वेटिव क्या होगा, जो कि पॉलिटिकली देखते हैं चीजों को कि देखो अगर आप कोई पॉलिसी वगैरह लेकर है, गवर्नमेंट आ रही है तो ठीक है। और ये गवर्नमेंट भी क्यों बोलते हैं, अथॉरिटी को हायरार्की फॉर्म में चाहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट होनी चाहिए वो भी हायरार्की, ठीक है, कि राजा का बेटा महाराजा, वो वाली प्रथाएं। कंजर्वेटिव मतलब जो ओल्ड आइडियाज को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, वो होता है हमारे कंजर्वेटिव, ठीक है। तो पॉलिटिकली कंजर्वेटिव क्या होगा, जो प्रथाएं वगैरह जो चली आ रही है उनको फेवर करते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल फेमिनिज्म, ये सॉरी यार मैंने ये टॉपिक कहीं कराया था, ठीक है, यही नहीं कराया था इस चैप्टर के अंदर, यही टॉपिक टपक गया पीवाईक्यू के अंदर, तो कहीं पेपर में ना आ जाए, तो इस चीज को हम कर लेंगे। लेकिन इकोलॉजिकल फेमिनिज्म, पहले आपको फेमिनिज्म के बारे में लिखना है। फेमिनिज्म जो कि वुमेन की इक्वालिटी की बात करते हैं, मैंस और वुमेन को इक्वालिटी मिले, उन सभी को पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली इक्वालिटी इंश्योर हो सके, ठीक है। वो इक्वली जस्टिस की बात करते हैं वुमेन और मैन के लिए, ठीक है। तो इसके काफी हमारे सपोर्टर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि देखो जो पैट्रियार्की सोसाइटी है, पहले तो इसकी क्या करते हैं, अगेंस्ट है, जहां पर मेल को डोमिनेट करके रखा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट है। यहाँ पर ये वुमेन को कनेक्ट करते हैं किसी नेचर से, ठीक है, कि अगर आप फैमिलीज को क्या करोगे, फैमिलीज को बचाओगे, ठीक है, फैमिलीज को क्या करोगे, फेवर करोगे, तो आप अपने इको सिस्टम को भी बचा रहे हो, ठीक है। वुमेन जो कि फैमिलीज, जो वुमेन्स होती है, जो वुमेन होती है, वो क्या करती है, वो मतलब बहुत हार्ड काइंड होती है, ठीक है, वो कभी बुरा नहीं करना चाहेगी, ठीक है। तो बोलते हैं कि देखो अगर आपको इकोसिस्टम को बचाने का है तो किसका बात करने का, फेमिनिज्म को आगे सपोर्ट करने का। तो काफी बड़े बड़े सपोर्टर रहे इसके, एलाई सिवा, ठीक है, सलीसी, पुला, एंडी स्मिथ, कैरन, ठीक है। तो ये क्या है, इसको सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर ये किसको, मोरल बेसिक की बात करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं किसको, वुमेन को नेचर से, ठीक है। 20th सेंचुरी में, लेट 20th सेंचुरी में इकोलॉजिकल फेमिनिज्म एमर्ज हुआ था, ठीक है, जहां पर इंटरेक्शन किया जाता है किसका, एनवायरनमेंट का, किससे, फेमिनिस्ट थ्योरी से, ठीक है।
और ये जो बुक थी, ये पहली बार एक जो टर्म है किसका, इकोलॉजिकल फेमिनिज्म का, ये कब आया था, ये आया था ली फेमिनिज्म ओलामोटो, ठीक है, ओलामोटो, ठीक है, जिसका मतलब होता है फेमिनिज्म और डेथ, ठीक है, कि आप फेमिनिज्म को भी खत्म करोगे तो आप इकोसिस्टम को भी खत्म करोगे, ठीक है। ये आर्ग्यू करते हैं पैट्रियार्की सोसाइटी के अगेंस्ट, ठीक है। वो बोलते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या हायरार्की है, ठीक है, कल्चर पीएस नेचर, ठीक है। अगर आप कल्चर को रख रहे हो तो नेचर को खत्म कर रहे हो, मेल फीमेल, मैटर स्प्रेड, नॉन वाइट, ठीक है, वाइट और नॉन वाइट, ठीक है। तो आप देखोगे कि कहीं मेल को डोमिनेट करके रखा है तो फीमेल को नीचे दबा रहे हो, ठीक है। कल्चर को आगे लेकर जा रहे हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है। व्हाइट की बात कर रहे हैं, व्हाइट को ज्यादा राइट दे रहे हो, नॉन व्हाइट को दे रहे हो, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि ये सारी सिस्टम किसकी है, सोसाइटी के अंदर बनी हुई है, तो इनको खत्म करने का, सबको इक्वली देने का है, ठीक है। पैट्रियार्की सोसाइटी के अगेंस्ट है, ठीक है। और ये इक्वली बात करते हैं किसका, वुमेन्स का, ठीक है, कि उनको इक्वली सारी चीजें मिले, ठीक है। तो ये सब कुछ था किसका, इनका इकोलॉजिकल फेमिनिज्म का कहना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसके बाद 6 क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन है हमारा, वैसे तो 5 क्वेश्चन करने थे जो कि मैंने आपको करा दिए, लेकिन कोई बात नहीं यार, एक दो और करा देते हैं। उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन जो कि बात करता है लियोटार्ड का व्यू बताना है पोस्ट मॉडर्निज्म के, जो हमारे बहुत बड़े जाने माने थिंकर है उनका व्यू बताना है पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर, ठीक है। और कितने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी है ये बताने का है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है रेडिकल थ्योरी ऑन द रिप्रेजेंटेशन, रेडिकल थ्योरी क्या कहती है रिप्रेजेंटेशन के बारे में, वो बताने का है, ठीक है। तो पहला किसका व्यू देखने का है, लियोटार्ड का व्यू देखने का, ठीक है। तो लियोटार्ड क्या बोलते हैं, लियोटार्ड बोलते हैं फेमिनिज्म के ऊपर क्या, लियोटार्ड क्या थे, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, ठीक है, जो कि कल्चर के काफी अगेंस्ट थे। बोलते कल्चर वगैरह कुछ नहीं होते करे बाबा, ये पहले से बने हुए हैं, लोगों ने अपने आप बनाया हुआ है, नेचर ने नहीं बना रखा है, ठीक है। बोलते कल्चर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। इनकी एक बुक है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑफ नॉलेज, इसको क्या बोला जाता है, पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर बाइबल माना जाता है, क्या माना जाता है, बाइबल, ठीक है जी। तो ये सर्वे करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में और एग्जामिन करते हैं नॉलेज को लेकर, ठीक है। बोलते हैं लियोटार्ड आर्ग्यू करते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म इरा के अंदर, ठीक है, मॉडर्निज्म क्या होता है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखो सुनो भाई सुनो, क्वेश्चन को कैसे करने का है। लियोटार्ड का अगर एक क्वेश्चन आता है तो पहले आपको पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में लिखना है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या था, एक रिएक्शन था, एक शार्प रिएक्शन था किसके अगेंस्ट, मॉडर्निज्म के अगेंस्ट, ठीक है। इतना लिखने का है। अब मॉडर्निज्म क्या होता है ये भी नहीं पता होगा आप लोगों को। तो जो मॉडर्निज्म हुआ था, इंडस्ट्रियल एरा याद है, जो ब्रिटेन के अंदर आया था, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट क्या है, एक रिएक्शन है पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं नॉलेज एक कमोडिटी है, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आप कमा सकते हो, ठीक है, मतलब आप सर्वाइव कर सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो, आपके हाथ में पावर आ सकती है, ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है। सारा खेल आज के टाइम पर नॉलेज का है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, नॉलेज, जहां पर आप उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हो, बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, किसको, नॉलेज को, ठीक है। क्या कर सकते हो, नॉलेज को खरीद भी सकते हो और ले भी सकते हो। बोलते हैं कंट्रोल, जो पॉलिटिकल कंट्रोल होगा ना वो किसके हाथ में होगा, वो नॉलेज के ऊपर होगा, कि अगर आपको नॉलेज है तो आप कंट्रोल भी कर सकते हो, पॉलिटिकल कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। तो बोलते हैं कि आगे फ्यूचर में ये प्रिज्यूम करते हैं कि नॉलेज एक सोर्स हो जाएगा किसका, कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। आगे अगर फ्यूचर में कभी भी वॉर होता है ना, वो इसलिए नहीं होगा कि हमको आपके यहाँ पर क्या करना है, कब्जा करना है, हमको आपकी टेरिटरी चाहिए, आपका लैंड चाहिए, कश्मीर को लेकर वॉर होगा, तिब्बत को लेकर वॉर होगा, ऐसा कुछ वॉर नहीं होगा फ्यूचर में। बोलते हैं कि नॉलेज को लेकर वॉर होगा, इंफॉर्मेशन को लेकर वॉर होगा, ठीक है। आइडियोलॉजीज का वॉर नहीं होगा, नॉलेज को लेकर होगा, ठीक है। और जिसके पास नॉलेज होगा उसी के पास पावर होगा, उसी का कंट्रोल होगा। कौन बोलते हैं, लियोटार्ड बोलते हैं, ठीक है। ये रिजेक्ट करते हैं टोटलाइजिंग टेंडेंसीज को, बोलते हैं कि ग्रैंड नैरेटिव्स कुछ नहीं होता। मार्क्सिज्म के काफी अगेंस्ट रहे हैं, लिबरलिज्म के काफी अगेंस्ट रहे हैं, ठीक है। क्रिश्चियनिटी को काफी अगेंस्ट करते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं तीनों मर चुके हैं भाई, ये तीनों की डेथ बताते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं ये जो सोसाइटी के अंदर जो बने हैं ना, क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस है, ठीक है। साइंटिफिक रैशनलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि देखो क्या है कि जो सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंसेस है, ठीक है, जो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग मल्टीपल विजडम है, ठीक है। तो बोलते हैं ये ना, इन सबको या तो आप क्या करो, वॉर करो, ठीक है। आपकी सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी है, या तो आप डाइवर्सिटी को ये समझो ये तो हमसे अलग है, ये तो हमसे डिफरेंट है, तो हम तो इससे लड़ाई करेंगे, हम तो इसका साथ नहीं रहेंगे, या तो आप वॉर करो, या फिर उस डिफरेंस को सेलिब्रेट करो, ठीक है। वो जो डाइवर्सिटी है वो आपके हाथ में डिस्क्रिमिनेट करना है,
वो करना, सेलिब्रेट करना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा 6B के अंदर एक और क्वेश्चन था, पार्ट बी भी था, जिसके अंदर आपके टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जाती है। तो दो तरह की डेमोक्रेसी होती है। पहला आपको डेमोक्रेसी लिख कर आना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो पहला आपको डेमोक्रेसी लिखना है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ डेमोक्रेसी लिखना है। इंट्रोडक्शन डालकर डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल है, जहां पर हम अपने मतलब एक सिस्टम है किसका, गवर्नमेंट का, जहां पर हम अपने विल ऑफ द पीपल होता है, लोगों का वो होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का वो बोल सकते हैं। ठीक है, लोगों का कंट्रोल होता है, टू द पीपल फॉर द पीपल, वो जो 9th क्लास में आपने जो याद रखी थी ना डेफिनेशन, उसको लिख के आ जाना। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितने तरह की होती है? ठीक है, डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है? तो दो तरह की होती है, डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पर हर एक नागरिक क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है गवर्नमेंट के रूल में। अगर कल को कोई पॉलिसी वगैरह आएगी तो वही जाएगा। ठीक है, वही वहां पर अपने डिसीजन देगा। अगर कल को कोई भी डिसीजन होता है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, सोचो हर एक नागरिक जा रहा है। पहली बात तो हमारी लोकसभा इतनी बड़ी नहीं है कि हर एक नागरिक आ जाएगा उसके अंदर, पॉसिबल सा ही नहीं है। लेकिन ये एंशिएंट टाइम पर हुआ करता था। ठीक है, ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी एंशिएंट टाइम पर हुआ, क्योंकि पहले इतना पॉपुलेशन था ही नहीं यार। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पर लोगों की सुनी जाती है, जहां पर ठीक है हाईली जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जो सिटीजन होता है वो ज्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कल को कोई पॉलिसी प्रोग्राम जो भी आएगा वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो अपनी सहमति बनाएंगे। यहाँ पर प्लेबिसाइड होती है, लोगों की पूछा जाता है, उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप सहमत हो या नहीं। उनसे अप्रूवल और डिसअप्रूवल लिया जाता है कि हाँ या ना, बताओ ये पॉलिसी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, तो क्या हो सकता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है। सोचो, सोचने की बात है कि सभी लोग जा रहे हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, सभी की सहमति कैसे होगी पहले तो मुझे बताओ। 1 साल लग जाएगा सबकी सुनने में। ठीक है, और ना ही सभी के पास इतना टाइम कि सभी जाए, और ना ही कहीं आने वाले। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है आज के टाइम पर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पर हम क्या करते हैं, अपने नेता लोग को चुनते हैं कि वो अब हमारे बिहाफ पर काम करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होती है, लिमिटेड होती है, और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है कि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते पॉलिसीज में, लेकिन हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ठीक है, लोगों का मतलब जो पार्टिसिपेशन होता है, जो पॉलिसी लॉ वगैरह बनाने, वो इतना नहीं होता। ठीक है, वो लिमिटेड होता है। ठीक है, अगर कोई वो सहमत नहीं है, बाद में वो अपना डिसेंट दिखा सकते हैं उस चीज में। ठीक है, लेकिन लोग अपने उसको रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और ये दो तरह की होती है, प्रेसिडेंटी एंड पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के अंदर आपको पता होगा यूएसए वाली, और पार्लियामेंट्री हमारी वाली। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के थ्रू, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं। हाँ जी, ये क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है वो ज्यादा किसको, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ज्यादा माना जाता है किससे, प्रेसिडेंट्री से, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, वो ज्यादा चलती है, इसलिए लोग उसी को ज्यादा मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है आपकी रेडिकल थ्योरी की। ठीक है, तो पहले तो रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पूरा लिख के आने का, जो चैप्टर पढ़ाया है मैंने, एक बार देख लेना। ठीक है, तो रेडिकल वाले क्या बोलते हैं, इसके हमारे दो सपोर्टर है, रूस और न्यू लेफ्ट वाले। ये बोलते हैं देखो भाई क्या करने का है, इनके लिए डेमोक्रेसी था ना, हाँ, रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी यहाँ पर। थ्योरी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे इस टॉपिक के अंदर, जहां पर हमने रेडिकल थ्योरी का देखा था। तो ये रेडिकल वाले क्या बोलते हैं कि देखो कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए, जिसके पास विजडम हो, जिसका पास पूरा नॉलेज हो, वही क्या करे, वही सरकार बनाए। ठीक है, तो रेडिकल थ्योरी वाले का कहना था कि जिसके पास पावर होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, वही कल को हमारा नेता बन सकता है। तो ये है कि आज हम जो अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, जो हम अपने नेता को चुनते हैं, वो एजुकेशन की बेसिस पे चुनते हैं। ठीक है, कल वो बेचारा नहीं पढ़ पाया, लेकिन वो क्या कर सकता है, लोगों के वेलफेयर में काफी अच्छा काम कर सकता है, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। तो ये चीज देखेंगे ना हम, ये देखेंगे कि हाँ वो लोगों के हित में काम करेगा। ये तो नहीं देखेंगे वो कितना पढ़ा लिखा है, वो अरे भाई सिविल सर्वेंट किस लिए, तो इसकी हेल्प कर देंगे, उनको नॉलेज है काफी। ठीक है,
तो इसको काफी फेवर नहीं किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि ये ज्यादा विजडम की बात करता है, ठीक है। तो एक बार आप बुक में से देख लेना, बुक में से तो नहीं, उसमें से देख लेना। इस चैप्टर में से 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर साइंस से रिप्रेजेंटेटिव वाला, ठीक है। तो देख लेना इसको, और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 10 के अंदर, पॉपुलर सॉफ्गनेटी, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ पॉपुलर सॉफ्गनेटी, ये भी टॉपिक मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और देख लो एक बार कितना आता है कितना नहीं आता है आप लोगों को, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें चीजों को, एक बार ढंग से पढ़े, जो मैंने नोट्स बनाए हुए वहां से एक बार देखें पूरे कॉन्टेक्ट को, क्योंकि इतना मैंने कुछ लिखा हुआ है जितना आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जा रहा है न्यू लिबरलिज्म के बारे में, तो पहले आपको लिबरलिज्म लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, ठीक है। आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए और लिखकर भी आना है वहां पर, ठीक है। ये नहीं कि आप 5 लाइन में 20 नंबर का क्वेश्चन लिख के आ रहे हो, वहां पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कम से कम आपको 3 या 4 पेजेस का आंसर लिखना है, भर भर के लिख के आना है। कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, लिखना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत कष्ट भी करना पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, अभी से कर दो, ठीक है। और चीजों को अच्छे से पढ़ो, बेसिक क्लियर करो, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने हर एक चीजें समझाई हुई है, ठीक है। हर एक आइडियोलॉजी के बारे में बताया हुआ है, और हर आपके पास कंटेंट भी है, ठीक है, लेक्चर भी है, सब कुछ पकी पकाई खिचड़ी आपको मिल रही है। बस कष्ट इतना करना है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और चीजों को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपके घर आके आपको डंडे से तो पीट कर पढ़ा नहीं सकती थी, पढ़ना तो आपको खुद को ही पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट करें और एक बार चीजों को देखें और रिवीजन करें अच्छे से, और तो हो जाएगा, इतना कुछ हार्ड वार्ड नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।